हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th राजनीतिक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है जिसमें हम लोग देख रहे हैं सत्ता की साझेदारी। पार्ट 1 हम लोग बना चुके हैं वीडियो। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूं, उससे जाकर आप पहले देखो, ताकि आप जो क्रम वाइज जो आप समझने के तरीके होंगे वो आपको आसानी से समझ में आएगा। अचानक से अगर पार्ट 2 में अगर आप आके देखते हैं तो उतना समझ में आना थोड़ा सा आपको कठिनाई होगा। अगर आपको आता आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ पार्ट 1 आप लोग देख लोगे, फिर ये देखोगे तो मजा आ जाएगा देखने में। और मैं लाइन बाय लाइन पूरे एकदम वर्ड्स बाय वर्ड्स जो भी यहाँ पे डिफिकल्ट ये है टर्म है उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, इससे पहले वाले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद अगर आप बुक को रीड आउट करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगी। जो आप लोगों को परेशानी होता है ना, सोशल साइंस में नींद आ जाना है ना, बोरिंग लग जाना पढ़ना, वो आपका आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं ये आप तक ये रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आपका क्लास 10th में अच्छे मार्क्स से आप उत्तीर्ण हो। ठीक है, इसके लिए अगर हमारे चैनल बने रहना है तो हमारे चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे जो भी वीडियो आएगा आपको तक मिलते रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्या कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। यहाँ पे हम जो बात करेंगे इस श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, कि इनके जो सामाजिक स्ट्रक्चर है ना, बुनावट है, वो भाषा के आधार पर और कास्ट के आधार पर किस तरह से हम लोगों ने किसका ज़्यादा है किसका कम है समाज में, और अगर ज़्यादा रहने से जो कम होते हैं अल्पमत में जो रहते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उन लोगों पर अत्याचार होता है, कैसे टकराव होता है, ऐसे केस में हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बहुसंख्यकवाद। ये बहुसंख्यकवाद वर्ड्स क्या समझ में आ रहा है? बहु का मतलब होता है बहुत। ठीक है, बहु का मतलब होता है बहुत। ठीक है, और संख्यकवाद का मतलब संख्या। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? संख्या। यानी वो जो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं उसको बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। तो श्रीलंका में हम लोगों ने देखा कि अगर वहां पर सामाजिक बुनावट देखेंगे भाषा के आधार पर, कास्ट के आधार पर, तो आप लोग देखेंगे कि सिंघली है ना, इसलिए पहले हम आपको बोल रहे हैं कि वो देख लीजिए पहले। ये जो सिंघली हैं ये लोग पूरे पूरे श्रीलंका में जितनी जनसंख्या है उसका 74% यही लोग हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर बात करें वो सिंघली है ना, ये लोग जो सिंघली भाषा बोलते हैं ये लोग हैं श्रीलंका में। ठीक है, और 18% तमिल लोग भी रहते हैं। 18% तमिल लोग रहते हैं। इन 18% तमिल लोगों में से अगर आप देखोगे कि हमारा 13% जो वहीं के, सॉरी, 13% वहीं श्रीलंका के ही वहां पर है, जन्म जन्म से वहीं पे आ रहे हैं, वो लोग रह रहे हैं। और बाकी जो 5% है ना ये हिंदुस्तानी तमिल है। आप जानते होंगे, नहीं तो वीडियो को आप इसलिए कह रहे हो मैं देख लो। 5% हिंदुस्तानी तमिल लोग रहते हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। ये औपनिवेशिक काल में यानी अंग्रेज के शासन काल में ही यहाँ से भारत के तमिलनाडु के सटे होने की वजह से तमिलनाडु के जो अच्छे बागानों में काम करने वाले लोग थे, सक्षम थे, स्किल्स था उन लोगों को, उन लोगों को वहां पे जाके काम करवाया है, जिसके वजह से वो लोग वहीं रह गए और वहीं पे रह के आज श्रीलंका में रह गए। और इसमें 7% आपके पास लगभग लगभग ईसाई के भी हैं, जो ये तमिल और सिंहली दोनों ही भाषा ये बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 13% है ना इसमें कुछ मुस्लिम भी हैं और कुछ हिंदुस्तानी भी हैं, यानी हिंदू धर्म के भी हैं, और 5% लोग तो पूरा ही हमारा हिंदुस्तानी है। ठीक है, ये तो हम लोग श्रीलंका के बारे में जो इसका कास्ट बुनावट जो जातीय बुनावट है भाषा के आधार पर भी हमने आपको देखा। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है, जो बहुसंख्यक के बारे में आपको इस बुक में बताया गया। बोला गया है कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, आगे हम समझते हैं। बोला कि सिंघली समुदाय के नेताओं में ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। ये 1948 जैसे ही आजाद हो गया श्रीलंका,
तब से, क्योंकि ये जो सिंहली समुदाय है ये लोग नंबर में ज्यादा है, संख्या में ज्यादा हो जाने की वजह से इन इन समुदाय से जो लीडर थे, जो नेता थे, राजनेता थे, उन्होंने क्या किया कि शासन पर प्रभुत्व मतलब अपना पैर फैलाना, अपना पैर जमाना चाहता था और कोशिश किया। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने की अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कोई कदम उठाया। अब इन लोग नंबर में ज्यादा था, संख्या में ज्यादा था, तो ये लोग बहुत सारे ऐसे कुछ कदम उठाया गया जिसके तहत इस लोकतांत्रिक रूप में, जैसे शासन ये स्वतंत्र राष्ट्र बन गया 1948 में, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बना। मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर जनता द्वारा, है ना, चुने जाते हैं अपने लीडर्स को, और वो एक सरकार गठन करते हैं और उस सरकार को पूरे राज्य को चलाने का काम करता है। राज्य यहाँ पे मैंने बोला वो देश को यहाँ पे ये कह रहा है। जो सिंहली जातीय समुदाय के लोग थे ये अपना प्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब अपना अस्तित्व बनाना, कायम रखना चाहते हैं। ये अपना अपने आप को जो होता है ना, अपना एक इतने लोग हम लोग रहते हैं तो हमारा ज्यादा होना चाहिए, हमारे बात ज्यादा सुनने चाहिए, हम हमारे समुदाय के लोगों को ज्यादा हम प्रॉफिट पर पहुंचाएंगे, इस तरह से इन लोगों का कहना था। इसीलिए जो बहुसंख्यक थे परिस्थिति तहत कदम उठाए, बहुत सारे कदम उठाए जो उनके प्रॉफिट में, उनके लाभ के लिए हो गया। आगे अगर आप देखते हैं तो एक टर्म और आपको मिलता है, यहाँ देख सकते हैं कि बोला कि 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखिए किसी भी अगर आप देखोगे, किसी भी अगर हमारा समुदाय या किसी जाति की अगर देखते हैं तो हमारा जो संस्कृति है, वो भाषा है, हमारी पहचान दिलाती है, वही हमें पहचान दिलाती है, हमारा भाषा और हमारा संस्कृति। इसीलिए कभी भी अपने भाषा को नहीं भूलना है, चाहे आप कितने भी डेवलपमेंट कर जाए, अपने भाषा को नहीं पढ़, क्योंकि वही आपको पहचान दिलाता है, हमारा संस्कृति हमें पहचान दिलाता है। तो ये लोग चाहता था कि हमारा जो भाषा है, सिंहली भाषा, ये भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया कानून के तहत लोकतंत्र में। ठीक है, ये कितने चालाकी से अपना काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एकमात्र राजभाषा, मतलब यही राजभाषा में सरकारी काम का जितने सारे कुछ होते हैं उसको राजभाषा कहा जाता है। तो इनको घोषित कर दिया 1956 में, और ये कानून के तहत, कानून मतलब कोई हटा नहीं सकता, कानून बनाया गया और कानून बनाने के तहत इसको दे दिया। साथ में इन भाषाओं को इतनी मान्यता दिया गया, इस भाषा का देखिए आगे क्या कहता है कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यहां तक तो छोड़ा नहीं इन लोगों ने, अपने आप को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या, संविधान में भी कानून के तहत, देखो कितनी तरीके चालाकी से अपना प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है। कानून के तहत, संविधान होता है कानून, कानून का एक बुक सोच लीजिए, एक हमारा किताब जहां पर देश चलता उस कानून के तहत। जैसा हमारा देश का संविधान है उसी तरह श्रीलंका भी एक लोकतांत्रिक देश होने की वजह से उनका भी एक संविधान है, उस संविधान में जो कानून लिखे होते हैं उनके आधार पर देश चलता है। इसमें यह प्रावधान किया गया, मतलब ये नियम बनाया गया कि जो बौद्ध, यहाँ पे हम लोग आपको बताए भी थे हम पहले वाले वीडियो में कि ये जो सिंहली लोग थे ना, ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। सिंहली जो भाषा बोलने वाले थे ये बौद्ध धर्म को मानते थे, ये आपको भी पूछ लेगा। वो जो बौद्ध मत को संरक्षण देने के लिए इसमें प्रावधान बना, उसको बढ़ावा दिया, मतलब उसका अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कि जो बौद्ध मत में आएगा, मतलब बौद्ध धर्म को मानेगा, उनको क्या किया, प्राथमिकता दिया जाएगा, प्रियोरिटी दिया जाएगा। इन सिंहलियों को ऐसा कानून के तहत बनाया गया। ठीक है, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया गया। अब देखो ऑब्वियसली अगर तुम किसी एक, चाहे वो कमजोर क्यों ना हो, अगर उस पर आप अत्याचार करते जाएंगे तो उन लोगों को मन में जो भावना थी वो भी प्रकट आके एक दिन ना एक दिन तो निकल कर आना तय था। इसीलिए ऐसा हुआ कि एक एक करके जो इन्होंने सरकारी फैसलों को, जो सिंहली के नेताओं थे, वो श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। बेगानापन का मतलब यहाँ पे सोचो कि आप एक दूसरे को ऊपर, मतलब ये करना कि नहीं हमारा कोई वैल्यू नहीं देना, मतलब बेवफा टाइप का आप सोच लो ऐसा बात।
उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व में वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्होंने जो देखा, उन्होंने हरकतों से ये आ रहा था कि जो लोग यहाँ पे बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों नेता थे, उनका जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, राजनीतिक नेता थे, राजनेता थे, सारी राजनीतिक पार्टियां, एक नहीं बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी थी, सभी राजनीतिक पार्टियां इन भाषाओं को और उनके संस्कृति को लेकर असंवेदनशील थे। मतलब ये जो तमिल लोग थे, इनका संस्कृति को लेकर कोई ये नहीं भावनाओं नहीं, उनके भाषाओं को लेकर कोई भावनाओं नहीं, सारी भाषा अपनी और अपनी ही क्या संस्कृति को बचाए रखने के तौर पर वो लोग काम कर रहे थे। इनको लेकर इन तमिल लोगों ने, जो 18% तमिल लोग रहते थे, इनमें मन में क्या आया कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा, हमारा सुना नहीं जा रहा, हमको दरकिनार किया जा रहा, क्योंकि अगर समाज में बराबर की हिस्सा ना दिया जाए तो एक तबके जो होते हैं वो दब जाएंगे, जिससे वो विकास नहीं कर पाएंगे आगे। इसीलिए लगा कि संविधान और सरकार जो नीतियां बना रही है, इन नीतियों में इनको मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाया जा रहा, उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही, जो कि राजनीतिक अधिकार एक नागरिक का समान होती, चाहे आप किसी भी समुदाय से रहते हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा संविधान होना चाहिए कि कोई भी उस देश में रहते हैं, उस देश का कोई भी नागरिक हो, राजनीतिक अधिकार सबकी बराबर हो जाना चाहिए, तभी एक लोकतांत्रिक देश कहा जाएगा। नहीं तो ये निरंकुश सरकार की तरह होगा कि मतलब जैसे प्रजा, राजा प्रजा टाइम भी वैसे होता था कि अपने मनमानी तरह से जो चाहे वो थोप सकता था अपने प्रजाओं को, उसी प्रकार यहाँ पर भी हो सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बोला नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में अनेक साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के बीच संबंध बिगड़ते चलेगी। ऑब्वियसली अगर तुम किसी को दबाते चलोगे तो एक सहन करने की क्षमता होती है किसी भी चाहे मनुष्य हो या कोई समुदाय हो, तो उस समुदाय क्या क्या किया गया कि यहाँ पर सहन करने की जो क्षमता थी, इतना अत्याचार, इतना अलग अलग तरीके से उन लोगों पर किया जा रहा था, थोपा जा रहा था गलत गलत, जो उनके फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंहलियों के फायदा के लिए, वो ठीक नहीं लगा। इसीलिए उन दोनों के बीच में संबंध, जो तमिल समुदाय थे और यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं सिंहली समुदाय थे, इन लोगों के बीच में तनाव होने लगा संबंध के, इसी को खींच तनाव के लेकर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया कि बहुसंख्यकवाद, यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और उसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत और इच्छाओं का अवहेलना कर सकता है। मतलब अगर कोई बहुसंख्यक है तो वो अपने क्या करता है, जो अल्पमत में रहते हैं, जो अल्प रहते हैं, कम लोग रहते हैं, उस पर मन चाहे अपना सरकार चला सकते हैं, ये सब माना जाता है बहुसंख्यकवाद को। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा सा वर्ड को समझते हैं। बहुसंख्यक समुदाय शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा, ऐसा कहना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है, क्या देखते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा रोजगार के में समान अवसरों की मांग के लेकर संघर्ष किया। अब इनके नेता भी क्या किया, अपने जो तमिल भाई थे, तमिल लोग थे, उनको भी एक राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए इनके नेता भी जुट गए, क्योंकि देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही मतलब ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाए जा रहे हैं इन लोगों ने। इसीलिए तमिल लोगों ने भी राजनीतिक पार्टी बनाया, क्योंकि अगर आप संविधान में के तहत अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर लोकतांत्रिक देश में करना चाहते हो, तो एक राजनीतिक पार्टी आपको जरूरत है, आपको संगठन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब जैसे कि यहाँ पे ये लोग 1956 में कानून बनाया और इसमें बौद्ध धर्मावलंबी को जो लोग थे उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा था नौकरियों में। तो इन लोगों ने कहा कि हमारा जो भाषा है, आपका भाषा ठीक है, इन लोगों का उसमें कोई ऐतराज नहीं था कि आपका भाषा ठीक है, क्या राजभाषा आप घोषित किए हैं सिंहली को, कोई हमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो भाषा तमिल, इनको भी राजभाषा में शामिल किया जाए, ताकि इन समुदायों से जो बच्चे आगे निकल कर आएंगे, पढ़ेंगे, तो उनको भी
क्या करेगा, नौकरी वगैरह में थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगा। और क्षेत्रीय स्वायत्ता, ये पॉइंट सब याद रखना कि इन लोगों ने क्या क्या चाहा राजनीतिक पार्टी बनाकर। एक पॉइंट तो बोलना तमिल भाषा को राजभाषा बनाने के लिए, दूसरा पॉइंट के अंदर में आप यहाँ पे अटैच करोगे कि क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने। दूसरा क्या हमारा, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करना। क्षेत्रीय स्वायत्ता का मतलब एक ऐसा क्षेत्र घोषित कर देना, उस क्षेत्र में एक अधिकार उन लोगों को सुरक्षित रख दिया जाए, वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, वो ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय स्वायत्ता। बात समझ में आ रहा। अगला जो है ना, बोला कि शिक्षा और रोजगार में, जैसे शिक्षा में यहाँ पे विश्वविद्यालय में उस भाषा को, सिंगली भाषा को दे दिया गया था, जिसके वजह से इन लोगों को जो अवहेलना किया जा रहा था, ये चाहते थे कि हमारा भी समान अधिकार मिले, है ना। शिक्षा में, रोजगार में, मतलब नौकरी में भी इनको समान अधिकार मिले। अगर मान लेते हैं कि कोई अगर 100 सीट निकलती है तो इनको भी 100 सीट में अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। चाहे टैलेंट की बात अलग है, कोई निकले या ना निकले अलग बात है, कि ये जो प्रीफरेंस दिया गया था 1956 के तहत जो कानून बनाया गया था संविधान में श्रीलंका का, वो कानून सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्मावलंबियों और जो सिंगली भाषाओं पर, इन पर अवहेलना करके इन लोगों को तो प्रीफरेंस नहीं दिया जाए। ये लोग चाहते थे कि समान होना चाहिए हमारा, कि उनके जितना है हमारा भी उतना ही अधिकार होना चाहिए, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, और क्षेत्रीय स्वायत्ता, और तमिल भाषा को राजभाषा बनाना। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाए। और देखो यहाँ पे श्रीलंका का जो हमारा पार्ट है ना, कौन सा पार्ट है, बोलेगा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में ये लोगों ने जो राजनीतिक पार्टी बनाए गए, तो बहुत सारी पार्टियां बनाया गया। और 1980 में, ध्यान में रखना, 1980 के दशक में, मतलब दशक का मतलब 10 साल मिलकर एक को बोला जाता है दशक। तो 1980 के दशक में, मतलब 1980 पूरा लगभग में स्वतंत्र तमिल इलम एक सरकार बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन अनेकों बने गए। तमिल इलम याद रखना, सरकार, इलम का मतलब होता है सरकार, ठीक है। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, और ऑब्वियसली जब मान नहीं रहे थे, ये लोग भी कोशिश कर रहा था, तो टकराव की तो एकदम सुनिश्चित था। तो इस तरह से यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है कि अपने ही देश में, है ना, लड़ाई करना लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में, कास्ट के बीच में, इसी को कहा जाता है गृह युद्ध, ठीक है। इसी तरह से श्रीलंका में कुछ देखने को मिला 1980 के बाद से। परिणाम स्वरूप, मतलब उसके बाद जो रिजल्ट है कि दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। मतलब अगर टकराव होगी तो मारपीट होगी भाई, तो ऑब्वियसली कि दोनों पक्ष में नुकसान होगी, चाहे कितने भी बहुसंख्यक हो, चाहे अल्पमत लोग, कुछ ना कुछ तो हानि होगी, चाहे किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन नुकसान तो होगी। इसी तरह से परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच हजारों लोग मारे जा चुके थे तब तक, है ना। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। शरणार्थी का मतलब किसी और देश में जाके एक मेहमान की तरह रहना, ठीक है। हमारा देश में जैसे बहुत लोग आए हैं तो उनको शरणार्थी कहेंगे, और वहाँ पे एक लीगल, मतलब इलीगल तरीके से, मतलब वहाँ नागरिक ना हो हमारा, उसको बोलेंगे शरणार्थी। ऐसे ही लोग डर से भाग कर क्या किया, दूसरे मुल्क चले गए, दूसरे देश चले गए, ऐसे यहाँ के लोग। इससे भी कोई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा होगी, काम धंधा चौपट होगी, तो रोजी रोटी ये तो होना ही है, तो रोजी रोटी भी खत्म होने लोगों की, जैसे भुखमरी की दिशा की ओर बढ़ने लगे श्रीलंका। आपने पढ़ा है जो 10वीं कक्षा में अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक में ये बताया गया है कि हमारे क्षेत्र के अधिकांश आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ गृह युद्ध, मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की काफी परेशानियां पैदा हुई है। इन्हीं के वजह से, ये जो बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक के वजह से, और 2009 में इस युद्ध का अंत हुआ। इस तरह से इस युद्ध में क्या हुआ कि आगे जाके बात मानने लगे। 2009 में हमारा जो गृह युद्ध शुरू हुआ था 1980 के बाद श्रीलंका में, ये बंद हो गया। अगला हम पार्ट 3 में देखेंगे बेल्जियम की साझेदारी। 3-4 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर से, और लेकिन बहुत डिटेल से आपको जो बताया जा रहा वो आपको यहाँ पे आपको हेल्प करेगा एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए
और हमारे बेल आइकन को भी आप दबाइए। और अगर आपके कोई और दोस्त वगैरह है जिनको और भी कठिनाई होती है सोशल साइंस में, जो बोरिंग आता है, ऐसे करोगे ना तो कभी बोरिंग ना आएगा। मैं आशा करता हूँ शायद आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और इसके आंसर क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो आपको पूरा डिटेल से और भी क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार रीडिंग आउट रीड आउट कर लोगे तो कोई बात नहीं है, नंबर लाना, ठीक है।